नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज़ पे में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं साइंस में रेलवे एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और रेलवे के अन्य परीक्षाओं में पूछे गए 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियोज़ को लेकर आता हूँ उन सारे वीडियोज़ को आप जरूर देखें, ताकि दोस्तों प्रत्येक दिन आपका साइंस का रिविजन होता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम देर ना करते हुए सीधा प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कूलम है ना। कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। दोस्तों, वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसकी इकाई है, किसकी एसआई मात्रक है? यह जो है विभवांतर की है। किसके है? विभवांतर की, है ना। वहीं बात करें दोस्तों केल्विन की, केल्विन किसकी इकाई है? तो यह जो है तापमान की है। किसकी है? तापमान की है। हम बात करें किलोग्राम की, तो किलोग्राम जो है किसकी इकाई है? यह जो है द्रव्यमान की है। किसकी है? द्रव्यमान की है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कूलम, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? क्या बोल रहा है? गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ना। दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है मास। क्या मास कितना दिया हुआ है? तो 22 केजी दिया हुआ है। और वेग कितना दिया हुआ है? तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसको हम पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू मास कितना दिया हुआ है? 22 केजी इंटू v², यानी 5 गुना 5। काट लेंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, यानी 11 5 55, 55 पचे कितना आ जाएगा? तो 275 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान ना लग रहा हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बल। बल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई वस्तु जो है सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, बल की बात करें तो इसका सही मात्रक क्या होता है? इसका सही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। यार बल जो है दोस्तों, बल जो है क्या है? ये सदिश राशि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? क्या बोल रहा है दोस्तों? गति का दूसरा समीकरण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गति का दूसरा नियम का इसका फॉर्मूला होता है, देखिए दूसरा नियम क्या है? S=ut प्लस हाफ at², है ना। अब इसमें देख सकते हो दोस्तों, एस जो है क्या दर्शाता है? तो ये स्थान को दर्शाता है ना, यानी विस्थापन को दर्शाता है। और टी जो है समय को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। 20 का सही हो जाएगा। वही हम बात करें पहला समीकरण का, तो इसका पहला समीकरण क्या होता है? फॉर्मूला पहला समीकरण फॉर्मूला आता है v=u प्लस at। इसमें आप देख सकते हैं वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय, यानी कि ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। वहीं बात करें तीसरा समीकरण का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। इसमें आप देख सकते हैं वेग और स्थान को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, है ना। ये सी का तीसरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। क्या बोल रहा है? श्रव्य नहीं है। दोस्तों, अगर श्रव्यता की बात करें तो मनुष्यों के लिए श्रव्यता जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है ना। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज होता है ना। इसे याद रखिएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी 22,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? क्या गलत है ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि उन्हें जो है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह भी सही है। और उनका जन्म जो है 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण जो है इसे क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। वहीं बात करें दोस्तों अवतल दर्पण की, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? ये जो चित्र दिखाया गया है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत बल्ब है ना। क्या क्या कहा जाता है? तो विद्युत बल्ब कहा जाता है। ये फिगर आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? विद्युत बल्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी नाभिकीय संलयन है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा? क्या बोल रहा है? मास का सांद्रण क्या होगा? दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100 है ना। तो इसमें विलय का द्रव्यमान कितना है? तो विलय का द्रव्यमान कितना है? तो 50 है। और विलयन का द्रव्यमान कितना है? तो कुल, तो ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 150 और 50 कितना हो जाएगा? टोटल 200 हो जाएगा गुना 100। इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा, ये जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह जो है क्या हो जाएगा? देखिए, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यानी कि आइसोटोप या फिर समस्थानिक किसे कहा जाता है? जिसमें जो है परमाणु की संख्या जो है समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान सोना को घोल सकता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्वारेजिया जो है यह सोना को घोल सकता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 18 समूह। 18 समूह जो है इसमें क्या है कि नोबेल गैसों को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चतुर्परमाणुक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसको कैसे दर्शा सकते हैं? तो P4 से है ना, P4 से दर्शा सकते हैं, यानी कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुर्परमाणुक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी सोडियम। सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है इसे केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है यह ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न है, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है वो कौन सा धातु है? ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि पारा और गैलियम, ये दोनों जो है क्या है कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जो है ये द्रव अवस्था में रहता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विभज्योतक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विभज्योतक जो है यह कोशिका विभाजन में सक्षम होता है ना। दोस्तों यहाँ पर विभज्योतक की बात करें तो यह जो है उत्तकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, जो कि मुख्यतः पौधों के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, है ना। इसे याद रखिएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।